हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक पे हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन एक्चुअली क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक टेक्निक है। दो तरह की एनालिसिस रहती है केमिस्ट्री के अंदर, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में हम सिर्फ उसकी क्वालिटी को एनालाइज करते हैं, मीन्स उसमें क्या क्या मिला हुआ है। लाइक मैं इस चोक में ये कहना चाहता हूँ कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। और अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 40% कैल्शियम है, 20% कार्बन है, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो टाइट्रेशन एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का टेक्निक है। ये जो टाइट्रेशंस हैं ये कई तरह से कैटेगराइज्ड हैं। जैसे एक हमारे पास आती है एसिड बेस टाइट्रेशन, एक हमारे पास आती है रिडॉक्स टाइट्रेशन, एक हमारे पास आती है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और अगर मैं कैटेगराइज करता जाऊं तो और भी बहुत सारी टाइप हो सकती हैं, लाइक एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस आती हैं, बट वो सभी बियॉन्ड आर लेवल हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 11th-12th को फोकस करते हुए सिर्फ दो तरह की टाइट्रेशंस पे काम करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो मैं इस चैप्टर के अंदर आपको एसिड बेस टाइट्रेशंस पे बात कराऊंगा, और फिर आफ्टर सम चैप्टर्स एक रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर आएगा शायद नेक्स्ट, तो वहाँ पे आपको मैं आप लोगों से रेडॉक्स टाइट्रेशंस को समझाने की कोशिश करूँगा। आज सिर्फ एसिड बेस टाइट्रेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो डिफरेंट सैंपल ऑफ रिजेंट हैं, यानी कि एसिड और बेस हैं। यहाँ पे एक एसिड है, मैं बिल्कुल आसान एसिड ले रहा हूँ HCl, और यहाँ पे एक बेस है NaOH। एक पर्टिकुलर एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ निकालनी हो, मोलैरिटी निकालनी हो, नॉर्मेलिटी निकालनी हो कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब हाउ मच अमाउंट इन ग्राम इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ दैट सैंपल। मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इन दैट 1 लीटर सॉल्यूशन, या नॉर्मेलिटी मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन दैट 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आप मास की फॉर्म में, मोल्स की फॉर्म में या इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में उस पर्टिकुलर अननोन सैंपल की अमाउंट, उसमें सोल्यूट की अमाउंट पता करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बता दिया गया कि हमने 10 ग्राम HCl यहाँ 150 ml सॉल्यूशन में डाला गया है। मतलब ये एसिड आपको 150 ml दिया गया है और उसको बनाते वक्त 10 ग्राम HCl प्लस पानी डाला गया है। ये आपको मैंने बता दिया कि हाँ ये सैंपल है, और ये NaOH डिसॉल्व किया गया है। कितना है ये, कुछ भी समझ लो, 500 ml समझ लो। कितने ग्राम NaOH है पता नहीं है, X ग्राम है। 500 ml टोटल सैंपल बताया मैंने, X ग्राम NaOH है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप NaOH की अमाउंट बताओ, या इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ, या इसकी स्ट्रेंथ बताओ, तो आप टाइट्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, टाइट्रेशन एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, एक प्रैक्टिकल ऑपरेशन है जो मुझे ये काम करके बताएगा। उसके लिए मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट देखता हूँ लैब के अंदर। एक ग्लास का या समटाइम प्लास्टिक का बना ऐसा लंबा सा ट्यूब रहता है जहाँ एक स्टॉप कोक होता है, और वो ग्रेजुएटेड होता है, यहाँ मार्क लगे रहते हैं, और वो नॉर्मली हमें लैब में 50 ml का दिखाई देता है। यहाँ डिजिट्स रहते हैं 0, 1, 2 और ऐसा करते करते 50 तक। इसका मतलब होता है कि इस लेवल से इस लेवल तक का जो सैंपल फिल्ड है उसका वॉल्यूम 50 ml है। या आप यूँ देखें, मान लो यहाँ 10 लगा हुआ है, तो 10 to 50 मीन्स 40 ml है, या 0 to 10 मतलब 10 ml सैंपल इसके अंदर लिक्विड का भरा जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ब्यूरेट।
ज़्यादातर टाइम ग्लास की रहती है, बट सम टाइम आप प्लास्टिक में भी इसे पाते हैं। एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्कुल पतला सा, पिपेट बोलते हैं उसको, लाइक दिस। उसके ऊपर कुछ वॉल्यूम लिखा रहता है, 10 ml 20 ml, और एक यहाँ मार्क रहता है। मीन्स आप किसी भी लिक्विड सैंपल को सक करके यहाँ तक जब फिल कर लेते हैं तो उस लिक्विड सैंपल का वॉल्यूम 10 ml है। अगर यहाँ 20 लिखा हुआ है तो वो 20 ml है। इसको बोलते हैं हम पिपेट। ये आपकी फ्लैट बॉटम फ्लास्क होती है, सभी अवेयर्ड हैं इससे। तो चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता करना चाह रहे हैं कि इस NaOH की क्या स्ट्रेंथ है, क्या अमाउंट है, क्या मोलैरिटी है। इसका ना मुझे स्ट्रेंथ पता, ना मोलैरिटी पता। हाँ, ये पता है कि इसके 150 ml में 10 ग्राम HCl डिज़ोल्व किया गया है। तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले मैं इस HCl की मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो मेरे लिए ज़्यादा समस्या नहीं है। मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सी हेयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स HCl के ले लिए जो यहाँ पे सोल्यूट था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ले लिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, 10/36.5 इंटू 1000/150, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ बिना कुछ कैलकुलेशन किए। मान लीजिए वो आ जाती है 0.2। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि ये 0.2 मोलर है। कुछ और आ रहा होगा, आप चेक कर लेना, मैं उस पर टाइम नहीं लगाना चाहता। मैंने बस उसकी मोलैरिटी पता कर ली है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, NaOH की मोलैरिटी निकालना चाहता हूँ। सी हेयर मोलैरिटी, X देखना चाहता हूँ और स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फ्लास्क रखता हूँ और उसमें कुछ मेजर्ड अमाउंट HCl की लेके आता हूँ। कुछ मेजर्ड अमाउंट कितनी, पिपेट से देख लेता हूँ, 10 20 कुछ भी। मान लीजिए मैंने 10 ml HCl ले लिया। ये आप याद रखिएगा, 10 ml मैंने यहाँ पे सक करके डाल दिया। अब ब्यूरेट के अंदर मैं NaOH को फिल कर लेता हूँ, पूरा यहाँ तक फिल कर लूँगा NaOH को, और ऊपर एक वॉल्यूम तक पर्टिकुलर 1 2 3 कुछ भी, लेट मी से, मान लो मैंने 2 ml, जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ तक ये लिक्विड फिल किया हुआ है। ध्यान रखें, यहाँ से लेके और यहाँ तक ऊपर से मैंने 2 फिल किया हुआ है। इनिशियल रीडिंग मैंने नोट कर ली है कि इनिशियल रीडिंग 2 ml है NaOH की। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप इस HCl के अंदर NaOH डालना शुरू करता हूँ तो रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। H और OH वाटर बनाते हैं, NaCl बन जाता है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द बेस स्टार्ट हो जाता है, या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड कह दो तो एक ही बात है। अब जब आप यहाँ पे बेस को डाल के इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके ये सारा का सारा HCl ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वहीं पे मैं रुक जाऊँगा और रुकने के बाद मैं यहाँ वॉल्यूम चेक कर लूँगा कि कितना कंज्यूम हुआ। मान लीजिए वॉल्यूम कंज्यूम हुआ सिर्फ 8 ml, 2 से 10 तक आई रीडिंग, 2 to 10। तो मैं यूज़ किया वॉल्यूम NaOH का कितना, 8 ml। 10 ml HCl के लिए 8 ml NaOH यूज़ किया है मैंने। ये एक रीजेंट है, ये दूसरा रीजेंट है। रिलेशनशिप है दोनों रीजेंट्स की रिएक्टिविटी का स्टोइकियोमेट्रिकली, M1V1/N1 दैट इज इक्वल टू M2V2/N2, जहाँ N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं एक रिएक्टेंट के, N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं दूसरे रिएक्टेंट के। ये तीनों पैरामीटर एक रिएक्टेंट के लिए हैं, सपोज HCl के लिए हैं,
और ये तीनों पैरामीटर दूसरे रिएक्टेंट के लिए हैं, सपोज NaOH के लिए हैं। अगर कोई तीसरा रिएक्टेंट होता तो उसके लिए भी M3V3/N3 मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता था, बट ज़्यादातर केसेस में दो ही रिएक्टेंट हम फेस कर रहे होते हैं। तो ये सॉरी गलती से रब हो गया, HCl और NaOH के लिए मैंने ये यूज़ किया। N1 N2 उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे HCl NaOH का 1 ईच है तो N1 N2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। HCl की मोलैरिटी आपको पता थी 0.2 है, वॉल्यूम आपको पता था आपने 10 लिया हुआ है, मोलैरिटी ऑफ NaOH आपको कैलकुलेट करना है, जबकि वॉल्यूम उसके लिए जो यूज़ हुआ वो 8 यूज़ हुआ। तो यहाँ से आप M2 को सॉल्व कीजिए, वो M2 आपके पास मोलैरिटी ऑफ NaOH होगा। ये पहला काम आपने कर दिया। अब वो मोलैरिटी कितनी आएगी आप देख लीजिएगा, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। सपोज वो आ गई 0.22, तो आप इसको नोटेड रखें कि 0.22 आपके उस गिवन सैंपल की मोलैरिटी है। चलिए सही है। फिर अब स्ट्रेंथ क्या होता है, तो स्ट्रेंथ के लिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। वो स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर में। तो मोलैरिटी आपने निकाल ली 0.22, मॉलिक्यूलर मास NaOH का होता है 40, तो आपके पास ये ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ आ जाएगी। सॉल्व फिर कर लेना आप अपने आप। 8.8 समथिंग ऐसा आ रहा है, ये लीजिए लिख ही देता हूँ, 8.8 ग्राम पर लीटर। अब इसमें कितना NaOH था तो आपने पता तो कर लिया, पर लीटर 8.8 है, मतलब 1 लीटर में 8.8 है, तो 500 ml में कितना हो जाएगा 4.4। अब वो क्या पूछ रहा है आप देख लेना। आपसे स्ट्रेंथ पूछता है तो ये निकालना है, आपसे इस सैंपल में NaOH पूछता है तो फिर ये रिपोर्ट करना है, और मोलैरिटी तो आपने देख ही ली 0.2 होगी। इसकी स्ट्रेंथ पूछ ले, हाँ तो इसकी स्ट्रेंथ निकालने में क्या जोर पड़ना है, इसकी मोलैरिटी इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 0.2 को 36.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी ग्राम पर लीटर में। इसमें पूछ ले कितना HCl है, तो जैसे मैं बोल रहा था 150 ml आपको दिया गया था, आपने 10 ml लिया उसमें तो, बट आपको तो 150 ml दिया गया था, तो 1000 मिलीलीटर में उसकी जो अमाउंट है वो थी 0.2 इंटू 36.5, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ। तो 150 ml जो आपको प्रोवाइड किया उसमें उसकी अमाउंट क्या होगी, तो आप HCl की अमाउंट, NaOH की अमाउंट या कुछ भी और इससे रिलेटेड निकालना चाहें तो आप इस टाइट्रेशन से इजीली कैलकुलेट कर पा रहे थे। सी हियर, अब अगला सवाल उठता है कि NaOH जो है HCl को पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। मैं तो दोनों लिक्विड्स को जब देखता हूँ HCl और NaOH को, तो दोनों ट्रांसपेरेंट है पानी जैसे, और मैं इस NaOH को HCl में ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से डाल रहा था, तो मुझे कैसे पता चले कि HCl नीचे वाला ख़त्म हो गया, पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। मैं तो डालता ही जाऊँगा उसको, क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्लस ट्रांसपेरेंट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो मुझे फिर किसी इंडिकेटर की याद आती है कि शायद कोई इंडिकेटर हो जो मुझे ये बता पाए कि हाँ HCl ख़त्म हो गया है। तो एक इंडिकेटर मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, और उस इंडिकेटर की केमिस्ट्री भी उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास इंडिकेटर आता है फिनोफ्थलीन। ये फिनोफ्थलीन एक्चुअली एक वीक एसिड रहता है जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, H पॉजिटिव प्लस PH नेगेटिव, ऐसा होता है ये। हालांकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक एसिड है, हम लोग यहाँ इसका स्ट्रक्चर 11th में नहीं देखना चाहते, बट आप सिंपली समझ सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से एक H प्लस को छोड़ता है। आप स्ट्रक्चर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 H को छोड़ता है, लेकिन मैं उसके स्ट्रक्चर पे जाना ही नहीं चाहता, ना आपको लेके जाना चाहता। बस ध्यान रखो कि हाँ वो H प्लस छोड़ता है, 1 या 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उसने एक H प्लस छोड़ना होता है। ये वाइट सा पाउडर रहता है, फिनोल या अल्कोहल के अंदर इसको हम डिज़ोल्व करके जनरली यूज़ करते हैं। तो मैं फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का एक कैरेक्टर आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली बेस के अंदर पिंक कलर देता है और एसिड के अंदर ये कलरलेस रहता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अलोंग विद HCl कुछ ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन की डाल दूंगा। जो मैं 10 ml HCl यहाँ पे ले रहा था, सी हियर, ये हमारी वो ब्यूरेट है, और यहाँ पे मैंने वो HCl लिया हुआ है, सपोज करें 10 ml।
तो इसी के अंदर मैं कुछ ड्रॉप्स इंडिकेटर की डाल दूंगा। अब इंडिकेटर एसिड में तो कुछ करता नहीं है, वो तो कलरलेस रहता है, तो बेस में पिंक होता है। इस रिएक्शन को देखिए, फिनोफ्थलीन की ये जो रिएक्शन चल रही है, इसमें ये कलरलेस है और ये पिंक है। प्रेजेंटली ये कलरलेस है। अगर मैं एसिड डाल दूं इसमें तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है, मीन्स वो कलरलेस रहता है। लेकिन अगर मैं बेस डाल दूं तो वो इसके H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, रिजल्ट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और pH नेगेटिव बनता जाएगा, मीन्स पिंक कलर अपीयर होता है। अब मैंने इसके अंदर फिनोफ्थलीन डाल रखा है और मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाल रहा हूं। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डालता हूं तो वो HCl के H+ को लेता है। आप कहेंगे क्यों सर, इसके H+ को क्या ले नहीं सकता? ले सकता है, लेकिन फिर जब इसके H+ को लेगा तो pH नेगेटिव इस HCl के H+ को छीन लेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बेस है तो वो H+ को HCl से ले लेगा। तो मतलब कुल मिला के लॉस तो HCl का होना है। चाहे OH नेगेटिव फिनोफ्थलीन के H को ले, फिनोफ्थलीन के H को लेगा तो आप कहेंगे सर पिंक कलर आएगा। हाँ, तो आप शेक करेंगे तो पिंक कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि pH नेगेटिव फिर वापस इसके H+ को ले लेगा। जब तक HCl यहाँ मौजूद है तब तक फिनोफ्थलीन का H+ नहीं जाने वाला, और चला भी गया तो वो HCl से छीनने वाला है। रिजल्टिंग आपका लिक्विड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ही रहने वाला है। बट जो लास्ट ड्रॉप आपकी डाले जाने पर उसमें परमानेंट पिंक कलर आ गया, स्लाइट परमानेंट पिंक कलर, तो मतलब समझ जाओ अब HCl पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब उसमें कुछ भी H+ नहीं है HCl की तरफ से, और अब तो H इस pH का ही जाएगा। रिजल्टिंग आपको यहाँ स्लाइट पिंक कलर बनते ही समझ जाना है कि ये जो आखिरी बूंद आपकी डली है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालना आपको। तो आखिरी ड्रॉप जो आपने डाली है वो एक्चुअली ये इंडिकेट कर रही है कि HCl ख़त्म हो चुका है और अब फिनोफ्थलीन का नंबर लग गया है। अब आप वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, तो वो वॉल्यूम आपके उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होने वाला वॉल्यूम रहेगा जो मैं यहां पे 8 ml अभी शो कर रहा था। अगर मैं किसी एसिड या बेस को बदल दूं यहां पे, लाइक मैं यहां HCl की बजाय H2SO4 ले लूं, मेरे सारे प्रोसेस में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं होगा। बस फ़र्क होगा तो रिएक्शन में फ़र्क होगा, जहां मुझे पता चलेगा कि 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा था और वाटर बना रहा था। अब जो मैं M1V1/N1 = M2V2/N2 करूँगा तो वहाँ मुझे इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पे भी फोकस करना होगा। लाइक ये दो पैरामीटर दो रिएक्टेंट्स के लिए लिए हैं मैंने, और इसमें N1 जो होगा वो H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स होंगे और NaOH जो होगा वो 2 मोल है तो 2N2 का वैल्यू होगा। कोई मुझे एक मोलैरिटी जो गिवन होगी वो यहाँ पुट करूँगा, वॉल्यूम मैं यहाँ पे मेजर ही कर रहा हूँ, और M2 वो मुझे कैलकुलेट करना होगा और फिर मैं स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूँगा सेम प्रीवियस तरीके से। बस सिर्फ और सिर्फ N1 N2 को आप फोकस कीजिए। कोई भी और ऐसे रिएक्शंस हों वो हम लोग अब रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर जाके पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ये भी बात इजीली एनालाइज कर लेंगे कि हाँ, बस हमारा मोटिव टारगेट सिर्फ यही होगा कि जो रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं वो कितने नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वही N1 N2 की उनके लिए वैल्यू होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पे सुने, समझें, ध्यान रखें। मान लीजिए इसकी नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है और इसकी नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ आपसे पूछी है। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछने वाले को कोई मना नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, फिर आप इस M1V1 वाले चक्रों में मत पड़ें, फिर आप N1V1 = N2V2 पे चले जाएं। N1V1 फर्स्ट रिएक्टेंट का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम होगा और N2V2 सेकंड रिएक्टेंट का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम होगा। नंबर ऑफ मोल्स का यहां कोई लेना देना नहीं है। एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से ही रिएक्शन करता है। नंबर ऑफ मोल्स जब, यानी कि मोलैरिटी को जब डील करते हैं तो रिएक्शन के अंदर हमें बैलेंसिंग और उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पता होना ज़रूरी होता है। बट नॉर्मेलिटी को जब हम डील करते हैं, इक्विवेलेंट्स को जब हम डील करते हैं,
तो हमें उसकी बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं होता, वो बैलेंस्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इसको अप्लाई करें, क्योंकि एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो एक रिएक्टेंट का NV दूसरे रिएक्टेंट के NV इक्वल होंगे, यही सिंपल सी बात है। और अगर मुझे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी की हेल्प से, तो आप याद रख लीजिए नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट वो स्ट्रेंथ होता है, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, सी इट अगेन, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट वो भी स्ट्रेंथ होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो इस इक्विवेलेंट वेट को इधर ले आता हूं और यहां नॉर्मेलिटी रह जाएगी, और मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट वो n फैक्टर होता है, यानी कि मोलैरिटी इनटू n फैक्टर दैट इज नॉर्मेलिटी। आप लोगों को याद ही होगा, मैं पीछे पीएच के दौरान भी बताता था कि नॉर्मेलिटी गिवन हो तो n फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपके पास उस पर्टिकुलर सैंपल की मोलैरिटी बन जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट लास्ट बात आपको बता रहा हूँ, जो इंडिकेटर मैंने यूज़ किया फिनोफ्थलीन, वो फिनोफ्थलीन सदा कामयाब नहीं रहेगा, सम टाइम कामयाब होता है, खासकर अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है तो फिनोफ्थलीन कामयाब है, अगर वीक बेस ले लूँगा तो फिनोफ्थलीन कामयाब नहीं होगा। तो हमारे पास अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स आते हैं, कुछ एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे फिनोफ्थलीन बोला मैंने, कुछ बेसिक इंडिकेटर होते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल येलो होते हैं, और कुछ अलग अलग तरह के ऐसे इंडिकेटर भी होते हैं जो एसिडिक बेसिक नहीं है, लाइक ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स सेल्फ इंडिकेटर की तरह से काम कर सकते हैं। ये सब बातें अभी मैंने सिर्फ एक टाइट्रेशन आपको समझाई है, क्लास 11th की प्रैक्टिकल यही होती है, क्लास 12th की भी टाइट्रेशन की एक प्रैक्टिकल रहती है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में आती है, और वो भी 11th में ही पढ़नी है हमें, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस का, मतलब क्वालिटी प्रेडिक्शन का, जिसमें आपको एक पाउडर दे दिया जाता है और उस पाउडर में आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि क्या क्या दिया गया था, लाइक कैल्शियम था, जिंक था, मैग्नीशियम था, निकल था, कोबाल्ट था, आयरन था, एल्यूमिनियम था, क्या था, या सल्फेट था, नाइट्रेट था, फॉस्फेट था, सल्फाइड था, कार्बोनेट था, क्या था, वो पता करना होता है। आप किसी लैब में घुसते हैं, लैब में घुसते ही आपको एक टीचर पाउडर पकड़ा देता है, जनरली वाइट कलर का, सभी को पकड़ाता है और बोलता है कि बताइए कि क्या है इसमें, आपको आज लैब से निकलने से पहले बता के जाना है क्या है। तो आपके लिए ये बड़ी समस्या है जिसका समाधान करने के लिए हम अगले टॉपिक में घुस रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो काम करना है। तो अभी उस काम पे फोकस मत कीजिएगा, अभी सिर्फ टॉपिक पे फोकस कीजिए। जो टॉपिक हमारे सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विलिब्रियम का टॉपिक यहाँ पे रहेगा, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, आयनिक प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट कब बनते हैं या नहीं बनते हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, मैंने उसके अंदर NaCl डाला और वो बन गया AgCl प्लस NaNO3। ये लीजिए, आपको ध्यान होगा 10th क्लास में आता था ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करके, जिसमें सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब मैं आपको लैब में एक्वस सिल्वर नाइट्रेट और एक्वस NaCl दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि मिलाओ तो प्रेसिपिटेट बनेंगे क्या? नहीं बन रहे। एक बच्चा आगे बोल रहा है कि हाँ बन गए सर बन गए, दूसरा कह रहा है पता नहीं क्यों नहीं बने, मैं फिर मिला रहा हूँ नहीं बन रहे सर, वही सैंपल है। तो क्यों किसी एक के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं और दूसरे के नहीं बन रहे, या कब प्रेसिपिटेट बनेंगे और कब नहीं बनेंगे, ये सारी बातें समझने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है जो हमें अभी स्टडी करना है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो क्या है ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कब प्रेसिपिटेट बनेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ अगले लेक्चर पे हम मिलेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। गुड बाय।